प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपालिकाओं में शक्ति केंद्रण। अर्थात वास्तविक रूप में जब हम पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में जब सरकार के 3 अंगों की चर्चा की जाती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये कहा जाता है कि ये तीनों ही शक्ति के केंद्र हैं। परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया में ही परिस्थितियां बदल जाती हैं और शक्तियां धीरे धीरे कार्यपालिका में केंद्रित होती चली जाती हैं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण। अर्थात कार्यपालिकाएं आज शक्तिशाली क्यों होती जा रही हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि वास्तव में आज जब हम पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो भाई राजनीतिक समाजों के अंतर्गत वास्तव में शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है? क्या व्यवस्थापिकाएं कर रही हैं या न्यायपालिकाएं कर रही हैं या कार्यपालिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो सच्चाई ये है कि शक्तियों का जो केंद्रण है वह वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं में होता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्यपालिका नहीं बोल रहा हूँ, कार्यपालिकाओं में होता जा रहा है। इसका मतलब ये सर्वत्र मतलब चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, चाहे स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली हो और चाहे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में शासन प्रणाली के 3 ही प्रतिमान मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, चौथा भी माना जाता है विकासशील राज्य व्यवस्थाओं का प्रतिमान, परंतु इसके अंतर्गत पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ही लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए मुख्यतः 3 ही शासन प्रणाली के प्रतिमान प्रकार होते हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि इन सभी के अंतर्गत या सर्वत्र या पूरी दुनिया में ही कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। अब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप ये कहें कि कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है? मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए इससे संबंधित 2 डायग्राम भी बनाए हैं जिससे कि आप ठीक से समझ सके। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसी के साथ में चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, स्कूल कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अन्य राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठने वाले हों, तो मैं दृढ़ विश्वास से कह रहा हूँ, अगर आप जिस रूप में आपको समझा रहा हूँ उस रूप में समझ जाते हैं तो कार्यपालिका की शक्तियों के केंद्र से संबंधित कोई प्रश्न इससे बाहर बनेगा ही नहीं। और यही नहीं बल्कि वास्तव में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को तो इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके ऊपर चर्चा करें, डिस्कस करें। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण। देखो, इसमें मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। देखो भाई, वास्तव में 19वीं शताब्दी से पहले दुनिया में राजतंत्रीय शासन प्रणालियाँ ज़्यादा थी। ऐसी स्थिति में राजा ही व्यवस्थापक हुआ करता था, वही कार्यपालक हुआ करता था, वही न्यायपालक हुआ करता था। अब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कुछ संरचनाओं का विभिन्नीकरण होता है। मतलब व्यवस्थापिकाएं कानून बनाएंगे, कार्यपालिकाएं कानूनी क्रियान्वित करेंगी और न्यायपालिकाएं न्यायिक निर्णय लेंगी। ठीक है, तो वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उस समय व्यवस्थापिकाएं शक्तिशाली थी। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से और दूसरे विश्व युद्ध तक कार्यपालिकाएं और व्यवस्थापिकाएं भाई एक दूसरे का सहयोग कर रही थी, जिसे कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं के सह मिलन के युग की संज्ञा दी गई। मतलब ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि कार्यपालिका शक्तिशाली है या व्यवस्थापिका, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये दोनों ही अंग
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि शक्तिशाली कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका है, ठीक है। परंतु मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण परिस्थितियां बदल जाती हैं और इन सभी परिस्थितियों को मैंने 13 बिंदुओं से विशेषकर समझाने का प्रयास करेंगे हम। ध्यान दें, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं दुनिया में। ऐसी स्थिति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के कार्यों की संख्या और शक्तियों में धीरे धीरे पतन होता है और उसके बनिस्पत कार्यपालिकाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे इनकी शक्तियों में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ मुख्य बात ध्यान रखना है कि वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ऐसा क्या हुआ, क्या जादू हुआ, क्या घटनाएं घटी, क्या चमत्कार हुआ, क्या कुछ हुआ ऐसा, ऐसी कौन सी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, ऐसी कौन सी परिस्थिति ने जन्म लिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जिनके कारण कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हो गई या कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण हो गया। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, पूरी वीडियो देखनी है, समझना है। मैं विश्वास से कह रहा हूँ आप लास्ट तक यहाँ तक जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझिएगा। किसी भी परीक्षा के अंतर्गत आप बैठेगा कोई प्रश्न आउट बनेगा नहीं। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक से समझ, और प्रत्येक वीडियो में इस रूप में तैयार करता हूँ। चलिए अब ध्यान दें, यहाँ शुरुआत करते हैं हम। एक विद्वान है, नोट कीजिएगा, मैक्रिडिस। क्या नाम है? मैक्रिडिस। ये क्या कह रहे हैं? सामान्य बात मैं समझा चुका हूँ, वही बात आएगी यहाँ। क्या कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, देखो वही बात आ गई ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक तत्वों व प्रवृत्तियों ने राजनीतिक कार्यपालिका को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया। फिर से दोहराना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखो, दूसरे विश्व युद्ध से पहले हम देखते हैं भाई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से दूसरे विश्व युद्ध तक क्या था? कार्यपालक और व्यवस्थापकों का सहमिलन था, एक दूसरे का सहयोग कर रही थी। तो ये प्रश्न नहीं था कि कौन शक्तिशाली है। और उससे पहले 19वीं शताब्दी के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाएं शक्तिशाली थी और प्राचीन और मध्य युग के अंतर्गत क्या था? वास्तविक रूप में संरचना कोई विनिकरण नहीं हुआ था। मतलब भाई राजतंत्र था विशेषकर, और राजा ही व्यवस्थापक हुआ करता था, वही कार्यपालक और वही न्यायपालक हुआ करता था। तो वहाँ ये बातें आ ही नहीं सकती थी कि शक्तिशाली कौन है। तो ऐसी स्थिति में राजा ही मुख्य कार्यपालक हुआ करता था, प्राचीन युग में और मध्य युग में भी। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में हमें तो जो ये टॉपिक ले रहे हैं इसका मूल जो भावार्थ है वो ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली क्यों बन गई। तो नोट कीजिएगा, मैक्रिडिस कह रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक तत्वों व प्रवृत्तियों ने राजनीतिक कार्यपालिका को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया। अब देखो, राजनीतिक कार्यपालिका को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया कुछ तत्वों ने और प्रवृत्तियों ने। ये 13 बिंदुओं के आधार पर मैं तत्व और प्रवृत्तियां समझाऊंगा कि इनके कारण राजनीतिक कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण हो गया। अब एक बात आ गई यहाँ, क्या कि राजनीतिक कार्यपालिका, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका क्या? यस, जरूरी है जानना भाई। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब यहाँ है मंत्रिमंडल। क्या है? मंत्रिमंडल। भाई इस तरीके से हम या इस आधार पर जब कार्यपालिका का विभाजन करते हैं, दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं इस आधार पर। कैसे? एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल होते हैं। तो यहाँ जो संकेत किया गया है ना भाई, वो वास्तव में मंत्रिमंडल की तरफ संकेत है कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल अर्थात राजनीतिक कार्यपालिकाएं पूरी दुनिया में शक्तिशाली होती जा रही हैं। तो वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण आज पूरी दुनिया में चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, चाहे स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली हो और चाहे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, तीन कीर्तिमान की बात कर रहा हूँ, सर्वत्र पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में राजनीतिक कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। राजनीतिक कार्यपालिका मीन्स मंत्रिमंडल। नोट कीजिएगा, ये बात ध्यान रखना है।
ठीक है। और स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं? जो हमारे सिविल सेवक होते हैं या जो स्थायी सरकारी या सार्वजनिक कर्मचारी होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का जो समूह होता है जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, वो राजनीतिक कार्यपालिका में आता है। नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब भाई यहाँ देखिएगा, कार्यपालिका में शक्तियों के केंद्रण के लिए अनेक तथ्य उत्तरदायी हैं। मतलब भाई पूरी दुनिया में राजनीतिक कार्यपालिकाओं में, एक देश की बात करते हैं तो राजनीतिक कार्यपालिका बोल देंगे, पूरी दुनिया का अध्ययन करें तो राजनीतिक कार्यपालिका ही बोल देंगे। तो राजनीतिक कार्यपालिकाओं में मतलब मंत्रिमंडल में, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, फ्रांस की बात करें, दुनिया के किसी भी देश की बात कीजिएगा आप, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसी कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनकी वजह से कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं? इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 13 बिंदु तैयार किए हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों 13 के 13 बिंदु आप समझ जाइएगा और इनमें से केवल एक बिंदु उठाइएगा। एक बिंदु से आप पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण क्यों हो रहा है आप ठीक से समझ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 बिंदु नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ एक बिंदु उठा करके देखिएगा, कोई भी एक बिंदु उठाइएगा, एक बिंदु से अब आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर 13 के 13 बिंदु आप ठीक से समझ जाते हैं तो शेष बचेगा क्या भाई? कोई बात शेष है ही नहीं। मैं विशेष प्रयास कर रहा हूँ कि एक बात भी छूटे नहीं। चलिए अब पहला जो तत्व है, पहला जो बिंदु है जिसके कारण कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं या कार्यपालिकाओं में शक्ति का केंद्रण होता जा रहा है, ठीक है, क्या है वो? नोट कीजिएगा, व्यवस्थापिकाई अक्षमता। मतलब व्यवस्थापिकाओं की अक्षमता या व्यवस्थापिकाएं कुछ कार्यों को करने में सक्षम नहीं रही, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या बन गया? व्यवस्थापिकाई अक्षमता। अर्थात वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया में ये हुआ, क्या हुआ भाई, राजतंत्र का तो लोकतंत्रीकरण हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। कुछ देशों के अंतर्गत यदि राजतंत्र बचा हुआ तो धीरे धीरे वहाँ पर भी लोकतंत्रीकरण हो रहा है। मतलब वास्तविक रूप में वहाँ जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारें होती हैं। अब देखो, व्यवस्थापिकाओं में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता की जरूरत तो है ही नहीं है। तो आप इतने तो विवेकवान हैं ही क्या कि शिक्षित, अशिक्षित, योग्य, अयोग्य सब व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता चुनकर भेजेगी। तो निश्चित है इसमें बुद्धिमान भी होंगे, कम बुद्धि वाले भी होंगे, सभी तरह के व्यक्ति होंगे जो कि चुनकर के संसद में भेजे जाएंगे। अब होता क्या है कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत मतलब संसद में जब किसी भी विषय पर वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है या कानून बनाने की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत अनर्गल शोर शराबा, हाथापाई की नौबत, धक्का मुक्की, गाली गलौज ज़्यादा होता है, गंभीरता से तर्क वितर्क वाद विवाद कम होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर होता क्या है कि व्यवस्थापिकाएं तो सक्षम होती नहीं है, फिर यहाँ तक कि नीति बनाने में भी ये आज सक्षम नहीं रही हैं, कानून बनाने में भी सक्षम नहीं रही हैं। यहाँ पर भी कार्यपालिकाएं बाजी मार चुकी हैं। कार्यपालिकाएं ही फिर ऐसी स्थिति में नेतृत्व करती हैं और उनके द्वारा ही वास्तविक रूप में देश के लिए कैसे कानून बनाने हैं इसका मसौदा ब्यौरा तैयार किया जाता है, मसविदा तैयार किया जाता है, ठीक है, विवरण तैयार किया जाता है और इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में इनका बहुमत होता है, जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार होती है, ठीक है। और जो वास्तविक रूप में राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया होता है वह राजनीतिक दल का नेता ही तो होता है, नेता होता है। तो डेफिनेटली संसद के अंतर्गत जो नीति उन्होंने प्रस्तुत की है वो पारित हो जाती है। तो यहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के पास जो एक कार्य था कानून बनाना,
कानून बनाने से संबंधित कार्य भी आज वास्तविक रूप में कार्यपालिका ही कर रही है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिकाएं इतनी सक्षम नहीं है। व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत व्यक्ति इतने विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इतने योग्य नहीं होते हैं, इतने कर्मठ नहीं होते हैं। इसलिए व्यवस्थापिकाओं की जो अक्षमता है उसके कारण कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है। नंबर 2, दूसरा तत्व या तथ्य है कार्यपालिका की उद्यमशीलता या आक्रामकता। ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, अब ये तो तय हो गया कि व्यवस्थापिकाएं वास्तविक रूप में इतनी सक्षम नहीं है कानून बनाने में जितना कि होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि कार्यपालिकाएं बढ़ चढ़कर कार्य करती हैं और जनता की नज़रों में ये इस रूप में पेश होते हैं कि वास्तव में इनके द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है, देश हित में नीतियां बनवाई जा रही हैं, देश हित में कानून बनवाए जा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में ये जनता की मांगों, इच्छाओं, जनता के मूल्यों, मान्यताओं के अनुरूप कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश का नेतृत्व इनके हाथों में आ जाता है। इसलिए भी कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है। तीसरा, कार्यपालिका पदों में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका पदों में वृद्धि। तो कार्यपालिका के पदों में भी संख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इस कारण भी कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही। कैसे? देखो भाई, किसी विद्वान ने कितना अच्छा कहा है कि दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या 20-30 के लगभग होती है, विधायकों की संख्या सैकड़ों में होती है, 400, 500, 800, 1000, 1500, 3000 मानिएगा। हम चीन की बात करते हैं तो चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की संख्या लगभग 2999, 3000 ही मानिएगा, तो 3000 तक होती है। लेकिन वास्तविक रूप में कार्यपालिका के पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है और ये संख्या लाखों में होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं अपने कार्यों की ठीक से क्रियान्वित कर सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के सलाहकार मंडलों की नियुक्ति की जाती है। अन्य विभिन्न प्रकार के कर्मचारी भी होते हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के सलाहकार किसी न किसी रूप में इनके पास मौजूद होते हैं। इसी के साथ में कार्यपालिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का, संरचनाओं का किसी न किसी रूप में संगठन किया जाता है। किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संरचनाएं इसलिए स्थापित की जाती है जिससे कि कार्यपालिकाओं के द्वारा ठीक से कार्य किए जा सके। और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संरचनाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ होते हैं। इसी के साथ में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों का भी गठन किया जाता है जिससे कि ये ठीक से कार्य कर सके। अतः ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिका पदों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जैसे मैंने कहा कि इनकी संख्या लाखों में होती है। ठीक है, तो इस कारण भी धीरे धीरे कार्यपालिकाओं में शक्ति का केंद्रण होता जा रहा है। चौथा है दल, राजनीतिक दल। दल और प्रश्रय या सहायता। नोट कीजिएगा, दल और प्रश्रय या सहायता। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिकाओं में शक्तियों के केंद्र होने का एक कारण यह भी है और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये दल, राजनीतिक दल। वास्तव में जिस कार्यपालिका के साथ राजनीतिक दल का समर्थन होता है वह सर्वेसर्वा हो जाती है, खुलकर शक्ति का प्रयोग करती है। और जिस दिन राजनीतिक दल का समर्थन कार्यपालिका से हट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी दिन से कार्यपालिका की शक्तियाँ पिघलना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यदि कोई कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालक राजनीतिक दल का ठीक से नेतृत्व करता है और राजनीतिक दल का उसके साथ में समर्थन है तो डेफिनेटली कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होंगी और वहाँ शक्ति का केंद्रण होगा। क्यों? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो मुख्य कार्यपालक होता है वह संसद से राजनीतिक दल का पूरा समर्थन होने के कारण ही नीतियों को कानून का रूप दिला देते हैं, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हो चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो। केवल इसके कारण शर्त है
राजनीतिक दल का समर्थन होना चाहिए। और राजनीतिक दल में यदि मुख्य कार्यपालक ठीक से अनुशासन रखता है, उसका ठीक से नेतृत्व करता है राजनीतिक दल का, तो डेफिनेटली कार्यपालिका शक्तिशाली होगी। तो वास्तव में आज राजनीतिक दल का मुख्य कार्यपालक ठीक से नेतृत्व करता है और राजनीतिक दल उसके साथ समर्थन होता है, तो राजनीतिक दल का समर्थन होता है, तो इसलिए मेरे भाई कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रण होगा ही होगा। इसी के साथ में प्रश्रय या सहायता, वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किसी न किसी रूप में जनसाधारण की सहायता की जाती है। इसी के साथ में इनके द्वारा विभिन्न पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। पदों की नियुक्तियां करते समय वास्तविक रूप में ये किसी न किसी रूप में भाई भतीजा वाद को भी बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ में जैसे मैं ये आपको कहूँ कि विभिन्न प्रकार के ठेके देना, विभिन्न प्रकार की सहायता करना, विभिन्न प्रकार के नियम बनवाना, वास्तविक रूप में ये सब कार्यपालिका के हाथों में ही होते हैं। कार्यपालिका जिसे चाहे उसे कानून का रूप दिला सकती है और जिसे चाहे उसे कानून बनने से रोक सकती है। तो फिर सर्वे सर्वा कौन हुआ? शक्ति का केंद्रण कहाँ हुआ? कार्यपालिका में। भाई कार्यपालिका का मतलब मैं यहाँ में डायग्राम समझ, कार्यपालिका आप देखो, जैसे मैं बोलूँगा शक्ति का केंद्र राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल में, फिर मुख्य कार्यपालक जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अलग अलग मॉडल मैंने बनाई, इसलिए तो वास्तव में कार्यपालिका की भी जब बात आती है तो कार्यपालिका में भी वास्तविक रूप में केंद्रण कहाँ होता है? वो प्रणाली के ऊपर डिपेंड करता है। भारत में संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्र है। अमेरिका में देशात्मक शासन प्रणाली है, तो राष्ट्रपति में शक्ति का केंद्र है। मैं दोनों मॉडल आपको ठीक से समझाऊंगा, यहाँ तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। पांचवा है राष्ट्रीय संकट। दुनिया के सभी देशों के सामने किसी न किसी रूप में संकट आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में आज के युग को संकट का युग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के सभी देशों के संविधानों में भाई किसी न किसी रूप में संकट की स्थिति का सामना किया जा सके, इसके लिए कार्यपालिकाओं को संविधान के द्वारा ही शक्ति दे दी जाती है। जैसे भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा मुझे बताइएगा कार्यपालिका को शक्ति दी गई या नहीं दी गई है? दी गई है। फ्रांस में अनुच्छेद 16 के द्वारा वास्तविक रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को शक्ति दी गई या नहीं दी गई है? दी गई है। तो वास्तविक रूप में दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है संविधान में, जिससे कि देश के ऊपर चाहे कोई आंतरिक संकट हो या बाहरी संकट हो, उन संकटों का सामना करने के लिए कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हो जाएं। और स्वयं जनता भी जब देश के ऊपर कोई संकट आता है तो खुलकर, दिल खोल करके कार्यपालिकाओं को ही शक्तियां सुपुर्द कर देती हैं। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय संकट, इसके कारण भी कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण हो रहा है। छठा है संविधान की संरचनात्मक व्यवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में संविधान की कुछ संरचनात्मक व्यवस्थाएं भी होती हैं जिनके कारण भी कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण हो रहा है। कैसे भाई? व्यवस्थापिकाएं कानून बनाती हैं, न्यायपालिकाएं निर्णय लेती हैं, ठीक है, और कार्यपालिका उनकी क्रियान्विति करती है। तो संविधान में ही संस्थागत रूप में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं जिससे कि कार्यपालिकाओं को किसी भी रूप में कानूनों की क्रियान्विति में कोई परेशानी नहीं आए। और न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को भी लागू करने में कार्यपालिकाओं को कोई परेशानी ना आए। इसलिए दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में वास्तविक रूप में स्वविवेक के अधिकार कार्यपालिकाओं को दिए जाते हैं कि कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में संविधानों के अंतर्गत ही कुछ संरचनात्मक व्यवस्थाएं ऐसी कर दी जाती हैं जिससे कि कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण हो रहा है। अर्थात संकट जैसी स्थिति में या वास्तविक रूप में कानून स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कह रहा हो, कानून में स्पष्टता से कोई उल्लेख नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में स्वयं व्यवस्थापिकाएं ये कह देती हैं कार्यपालिकाओं को कि आप अपनी इच्छा से, अपने विवेक से ऐसी स्थिति में निर्णय ले सकते हैं जिससे कि व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो कानून बनाए गए उनकी क्रियान्विति हो सके और न्यायपालिकाओं के द्वारा जो निर्णय लिए गए उनकी क्रियान्विति हो सके। क्योंकि कार्यपालिकाओं के द्वारा ही व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी क्रियान्विति की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी क्रियान्विति की जाती है। इसलिए इन दोनों के द्वारा ही, अर्थात जो कानून और निर्णय लिया गया उसकी क्रियान्विति ठीक से हो सके, इसके लिए संविधान में ही ऐसी संरचनात्मक या संस्थागत व्यवस्था कर दी जाती है जिससे कि कार्यपालिकाओं को कोई परेशानी न आए। इसलिए भी कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण हो गया है। सातवां है
संवैधानिक संशोधन, दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। किस लिए की जाती हैं भाई? समय और परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती रहते हैं। वैसे भी मनुष्य स्वभाव से परिवर्तनशील प्राणी है। तो जब व्यक्ति स्वभाव से परिवर्तनशील प्राणी है तो मुझे बताइएगा, कानून हमेशा एक जैसे रहे, संवैधानिक कानून एक जैसे रहे, जड़ रहे, इनमें परिवर्तन नहीं हो? यस, इनमें भी परिवर्तन होगा, समय परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन होगा। तो वास्तविक रूप में दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि नहीं है? किया गया है। चाहे दुनिया किसी भी देश के संविधान का आप अध्ययन कीजिएगा, संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जाती है, इसके अंतर्गत ये किन प्रकार ने जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल की मुख्य इच्छा यही होती है कि संविधान में संशोधन इस रूप में किया जाए जिससे कि कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हों। सर्वत्र ये बात दिखलाई देती है। पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का जब हम निष्कर्ष निकालते तो सभी जगह या सर्वत्र एक बात नजर आती है, और ये आती है क्या कि सभी जगह प्रयास किया जा रहा है कि संविधान में इस रूप में संशोधन किया जाए जिससे कि कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण हो या कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हों। इसलिए संवैधानिक संशोधन के आधार पर भी कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगला है 8वां, सरकार की नीतियों व समस्याओं की बढ़ती पेचीदगियां। ध्यान दें, सरकार की नीतियों व समस्याओं की बढ़ती पेचीदगियां। ध्यान दें, वर्तमान समय में पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में जो सरकार नीतियां बनाती है, इन नीतियों को बनाने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। अब जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वो इन समस्याओं को ठीक से दूर नहीं कर सकते, इन समस्याओं को ठीक से समाधान करें इसके लिए ये कोई प्रयास नहीं करते हैं। इन समस्याओं से ये ठीक से नहीं जूझ सकते हैं क्योंकि ये विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इनको तो संसद में धक्का मुक्की, हाथापाई, गाली गलौज, अनर्गल, शोर शराबा, इनमें फुर्सत नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में फिर कार्यपालिकाएं बाजी मार ले जाती हैं। कार्यपालिकाएं फिर बढ़ चढ़ करके नेतृत्व करती हैं और देश के सामने जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझती हैं। ये क्यों? क्योंकि इनका मूल लक्ष्य है कि जनता को हम ये दिखाएं कि हम देश हित में कार्य कर रहे हैं, जनता की जो मांगे हैं हम उनके अनुरूप कार्य करें, हम देश के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ इस बिंदु में, 8वें बिंदु में। मुझे बताइए, हमारे भारत के अंतर्गत वर्तमान जो हमारी सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताएं इनसे पहले क्या सरकारें नहीं थी? मुझे बताएं। फिर इनके कार्यकाल में ही अयोध्या विवाद, राम मंदिर विवाद समाधान हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ। अनुच्छेद 370 समाधान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ किसके द्वारा नेतृत्व किया गया है? मुख्य कार्यपालक। मुख्य कार्यपालक कौन? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। है कि नहीं है? है ना? तो वास्तव में व्यवस्थापिकाएं ठीक से उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं, इसलिए वास्तव में कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण हो जाता है, क्योंकि जनता उनकी तरफ टकटकी लगाए देखती है कि हमारे मुख्य कार्यपालक देश हित में कोई न कोई निर्णय तो लेने वाले हैं। मुख्य कार्यपालक मतलब भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ प्रधानमंत्री। अमेरिका की बात आएगी तो वहाँ राष्ट्रपति का नाम लेंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ एक ही प्रधान है, एक ही कार्यपालक है कार्यपालिका का। ठीक है, एक ही मुख्य कार्यपालक है, जबकि संसदात्मक प्रणाली में 2 मुख्य कार्यपालक होते हैं, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। भारत में नाम मात्र का राष्ट्रपति है, वास्तविक प्रधानमंत्री है। तो मुख्य कार्यपालक कौन हो गया? प्रधानमंत्री, क्योंकि वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है भाई। तो इस कारण भी कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रण हो रहा है। 9वां है, नोट कीजिएगा, कार्यपालिका के हस्तक्षेप का वृत्त क्षेत्र।
वृहत क्षेत्र। वास्तव में आज कार्यपालिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। क्यों? व्यवस्थापिकाएं तो इतनी सक्षम रही नहीं है, उनके पास समय भी नहीं है इतना, क्योंकि समय तो उन्हें अलग अलग बातों में लगाना है। अब ऐसी स्थिति में कार्यपालिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, यहाँ तक कि कानून बनाने का जो कार्य क्षेत्र है वो व्यवस्थापिकाओं का है, लेकिन वास्तविक रूप में आज कार्यपालिकाएं कानून बनाने के क्षेत्र में खुलकर के हस्तक्षेप कर रही हैं और जनता भी तहे दिल से उनका साथ देते हैं। आप मुझे बताइए, आज इस कोरोना काल के अंतर्गत जो कि एक विश्व महामारी है, भारत की जनता किसकी तरफ टकटकी लगाए देखती है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ कि देश हित में कोई फैसला लेने वाले हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या किसी और की तरफ देखते हैं? हम हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं। तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं की अक्षमता के कारण, या ये सक्षम नहीं है, इस कारण कार्यपालिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती जा रही हैं। भाई, आज कार्यपालिकाएं ही वास्तविक रूप में देश की, समाज की पहरेदार हैं। कार्यपालिकाएं ही पूरे प्रशासन और सेना की अधिष्ठात्री हैं। कार्यपालिका ही राष्ट्र की एकता का प्रतीक हैं। भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये बोलते हैं कि मैं देश का चौकीदार बोल रहा हूँ। यस, शाश्वत सत्य, पूर्ण सत्य। हाँ, कार्यपालिका ही देश की पहरेदार है मेरे भाई। इसे मजाक के अंदाज में ना लें। हम किसी पार्टी विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, हम तो राजनीति विज्ञान को समझा रहे हैं पूर्ण निष्पक्षता के साथ। बोलिए, मुझे बोलते हैं कि नहीं मैं चौकीदार बोल रहा हूँ, तो सच में कार्यपालिकाएं देश की पहरेदार हैं। इसलिए जब देश की पहरेदार हैं, देश की रक्षक हैं कार्यपालिकाएं, जब देश की पहरेदार हैं, रक्षक हैं, प्रशासन और सेना के अधिष्ठात्री हैं कार्यपालिकाएं, तो मुझे बताइए फिर जनता दिल खोलकर किन की तरफ देखेगी? मुख्य कार्यपालक की तरफ देखेगी। तो फिर शत्रु का केंद्रण होगा या नहीं? मैं पूरे देश के प्रति उत्तरदायी हूं, मैं जवाबदेही हूं, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं, तो फिर शक्तिशाली वो व्यक्ति होगा या नहीं? होगा मेरे भाई। इसलिए भी कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रण हो रहा है। दसवां है सशक्त केंद्रीय कार्यपालिका की अवधारणा से वैचारिक प्रतिबद्धता। नोट कीजिएगा बिंदु, सशक्त केंद्रीय कार्यपालिका की अवधारणा से वैचारिक प्रतिबद्धता। इसको मैं समझाऊंगा, इस बिंदु को ध्यान दें। वास्तव में ये मानव का स्वभाव होता है, मानव का मनोविज्ञान ही ऐसा है कि वास्तव में एक व्यक्ति समूह के नेतृत्व के स्थान पर व्यक्ति विशेष के नेतृत्व को पसंद करता है, व्यक्ति विशेष के नेतृत्व को पसंद करता है। इस वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण वास्तविक रूप में जनता के विचार होते हैं कि वास्तविक रूप में एक व्यक्ति विशेष के अंतर्गत ही शक्तियों का केंद्रण होना चाहिए। तो इस सोच के कारण, इस विचार के कारण, इस मनोवैज्ञानिकता के कारण भी कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। मूल मतलब ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वे व्यक्ति समूह के नेतृत्व को पसंद नहीं करता है, बल्कि एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समूह के नेतृत्व की बात आती है तो उसमें वास्तविक रूप में हम किसके बारे में ये कहेंगे कि पूरी जवाबदारी इसकी है, ये जिम्मेदारी निभाएगा। व्यक्ति समूह का नेतृत्व होगा तो एक दूसरे के ऊपर उत्तरदायित्व डाल देंगे। वो कहेंगे कि इससे गलती, दूसरा कहेगा इससे गलती हुई, तीसरा कहेगा इससे गलती हुई है। इसलिए मानव का स्वभाव होता है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति समूह का नेतृत्व न हो, बल्कि व्यक्ति विशेष का नेतृत्व हो, और व्यक्ति विशेष के नेतृत्व की तरफ ही जनता टकटकी लगाए देखती है। जैसे हम भारत का उदाहरण दे सकते हैं, भारत की जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी लगाए देखती है। ठीक है भाई। 11वां है एकल नेतृत्व में उत्तरदायित्व निहित करने की मानवीय प्रवृत्ति। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, एकल नेतृत्व में उत्तरदायित्व निहित करने की मानवीय प्रवृत्ति। बहुत अच्छी बात है ये। 11वां बिंदु नोट कीजिएगा भाई। ही मानव का स्वभाव है कि वास्तव में ये जब राजनीतिक नेतृत्व की बात आती है तो एक व्यक्ति के नेतृत्व को ही पसंद करता है। बड़ी विचित्र बात है कि वास्तव में व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में अनेकता
विभिन्नता अनेक व्यक्तियों के सहयोग को पसंद करता है, लेकिन जब राजनीतिक समाज में नेतृत्व की बात आती है तो व्यक्ति अनेकों व्यक्तियों के नेतृत्व को पसंद नहीं करता है, एक व्यक्ति के नेतृत्व को पसंद करता है। ये व्यक्ति का मूल स्वभाव है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो। तो सरकारी क्षेत्र मान लीजिएगा हम महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो हम वास्तविक रूप में जो उसका प्राचार्य होता है 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, एक ही होता है। इसी के साथ हम निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, महाविद्यालय का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उसका मुखिया एक ही तो होता है, डायरेक्टर एक ही तो होता है। और जहाँ पर वास्तविक रूप किसी संस्था के अंतर्गत, जैसे विशेषकर निजी महाविद्यालय को उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर 4-5 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाए कि आप भी संभालिए, तो स्टाफ वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से भ्रम में हो जाएगा कि हम किसकी बात माने, किसका आदेश माने। भाई 10 से अच्छा तो यही है कि एक व्यक्ति हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मानव का स्वभाव है कि एक व्यक्ति के नेतृत्व को पसंद करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो जब चुनाव होते हैं केंद्रीय स्तर पर, तो जनता एक ही बात को ध्यान में रख कर के मतदान करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। 1977 में जब चुनाव हुए तो यही बात सामने आई थी। नरेंद्र मोदी जी पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में जब चुनाव हुए तो ये बात देखने में मिली थी क्या, कि वास्तविक रूप में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते मतदान किया गया मेरे भाई। तो ये एकल नेतृत्व, ये तो ये केवल भारत में नहीं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, दुनिया के सभी देशों में भावना मिलती है, क्योंकि ये मानव स्वभाव के ऊपर है ये बात। तो और मानव का स्वभाव ये है कि वो अनेक व्यक्तियों के नेतृत्व को पसंद नहीं करता है, एक व्यक्ति के नेतृत्व को पसंद करता है। इसलिए भी कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है। 12वां है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन व विदेश नीति। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन और विदेश नीति। भाई वास्तविक रूप में विदेश नीति से संबंधित जो कृत्य या कार्य है, इससे व्यवस्थापिकाएं नहीं निभा सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। न्यायपालिकाएं भी इस कार्य को नहीं कर सकती हैं। कार्यपालिकाएं ही ठीक से विदेश नीति से संबंधित कार्य को कर सकती हैं। कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में अपने देश का ठीक से नेतृत्व कर सकते हैं। अतः विदेश नीति से संबंधित कार्य वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के द्वारा किया जाता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब शिमला समझौता किया गया और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जब ताशकंद समझौता किया गया मेरे भाई, उससे यही बात स्पष्ट होती है कि विदेश नीति से संबंधित कार्यपालिकाओं का विशेष अधिकार है। अर्थात किसी भी देश से कोई समझौता करना हो, संधि करनी हो, मेरे भाई व्यवस्थापिकाओं को नज़रअंदाज करके समझौते किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। राष्ट्रीय 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य हित, गौण हित। गौण हित में सांस्कृतिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार के समझौते किए जाते हैं और जो मुख्य हित होता है वो सीमाओं की सुरक्षा होती है। तो सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई बात आती है तो भाई ये कार्यपालकों का विशेष अधिकार है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। और ये जो तो समझौते मैंने उदाहरण दिए, ये इसी बात का प्रतीक है कि वास्तविक रूप में विदेश नीति तय करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुनिश्चित करना एक कार्यपालिकाओं का विशेष अधिकार है। इस उदाहरण से यही बात स्पष्ट होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन व विदेश नीति इस कारण भी वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अच्छे से संचालन, विदेश नीति को अच्छे से तय करना, ये कार्य केवल कार्यपालिका ही कर सकती हैं। पूरे देश का नेतृत्व
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन होते हैं, सभाएं होती हैं, उनमें भी हमारा मुख्य कार्यपालक ही तो नेतृत्व करता है मेरे भाई। तो फिर शक्ति का केंद्रण कहाँ होगा? कार्यपालिकाओं में ही तो होगा। चलिए अंतिम, संचार साधनों का योगदान व प्रचार की भूमिका। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समय में विशेषकर हम कहें दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कार्यपालिकाओं के शक्तिशाली होने का यह भी एक कारण है कि आज संचार साधनों की उपलब्धता है, अर्थात दुनिया के सभी राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो मुख्य कार्यपालक होते हैं, जैसे हमारे भारत में मुख्य कार्यपालक प्रधानमंत्री होगा, अमेरिका में राष्ट्रपति होगा, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो गया। भाई मेरे, ये रेडियो के माध्यम से समय समय पर अपने देश की जनता को संबोधित करते हैं, दूरदर्शन टेलीविज़न के माध्यम से अपने देश की जनता को संबोधित करते हैं, जनता के सामने आते हैं। मेरा कहने का मूल भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में संचार साधनों का सदुपयोग करते हुए मुख्य कार्यपालक सीधा ही जनता से अपनी बात कह देते हैं। तो व्यवस्थापिकाएं एक प्रकार से नज़रअंदाज सी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ सीधा जनता से संवाद किया जाता है और जनता भी टकटकी लगाए मुख्य कार्यपालक की तरफ ही देखती है कि देश हित में क्या फैसला लेने वाले हैं। तो संचार साधनों के कारण भी कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है या कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये 13 तथ्य, प्रवृत्तियाँ, बिंदु ऐसे हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वास्तव में कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है। अब केवल यही नहीं, इसके अलावा और भी कितने ही कारण हैं जिसकी वजह से कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ होती है, बहुत ज़्यादा चालबाज होती हैं। इसी के साथ में कार्यपालिकाओं के द्वारा ही विशेष प्रयास किया जाता है कि जनहित में नीतियाँ बनाई जाएं, जन कल्याण के लिए कार्य किए जाएं, आगे से आगे बढ़कर जन कल्याण संबंधित कार्य करें, जैसे कि जनता दिल से, हृदय से उनको समर्थन दे। तो मेरा कहने का मतलब है और भी कितने ही कारण हैं जिनकी वजह से कार्यपालिकाओं में शक्तियों का केंद्रण होता जा रहा है या कार्यपालिका व्यवस्थापकों की बनिस्पत शक्तिशाली होती जा रही है। मैंने तो विशेष जो बातें हैं वो आपको बतला दी हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ तक ये बात होगी। अब मैं इन सभी बिंदुओं को आपको 2 डायग्राम के आधार पर समझा रहा हूँ, नोट कीजिएगा। चित्र नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है भाई, कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं के पारस्परिक संबंधों के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है, हमारे भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का जब हम बात करते हैं तो इसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापकों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार के प्रतिमान होते हैं या 2 प्रकार की प्रणालियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तीसरा रूप और होता है जो दोनों का मिला हुआ रूप होता है, जिसे अर्धराष्ट्रपति या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, जैसा कि फ्रांस के अंतर्गत है। ठीक है भाई, अब हमें तो केवल ये शक्ति केंद्रण की बात करनी है आज। अब संसदीय शासन प्रणाली में तो क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मधुर संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाएं दोनों एक दूसरे को समय से पहले पद से हटा सकती है। क्या प्रक्रिया है, ये संसदीय शासन प्रणाली के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ बताएंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित होता है। ये मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अब हमें तो केवल इसको समझना है, ध्यान दें। अब संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्रण कहाँ हो रहा है, देखिएगा। देखो, चाहे संसदीय प्रणाली हो या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो दोनों में ही शक्ति का केंद्रण तो मुख्य कार्यपालक में ही हो रहा है।
अब मुख्य कार्यपालक क्या है समझें। चित्र नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली। शक्ति, भाई शक्ति के 3 केंद्र माने जाते हैं विशेषकर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मगर आज हम ये देख रहे हैं कि शक्ति का केंद्रण कार्यपालिका में होता जा रहा है। तो क्यों होता जा रहा है? ये शक्ति होगी, शक्ति का केंद्रण हो रहा है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल में। अब सच में मंत्रिमंडल ही शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि हकीकत तो ये हो गया है कि यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिमंडल से भी शक्ति का केंद्रण मुख्य कार्यपालक में ही हो गया है, प्रधानमंत्री। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री बन गया। मंत्रिमंडल सहित शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक रूप में इसलिए आज संसदीय शासन प्रणालियों को प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली की संज्ञा भी दी जाने लग गई है। ठीक है। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, इसमें भी शक्ति के 3 केंद्र होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शक्तियों का केंद्रण कार्यपालिका में होता जा रहा है। कैसे? शक्ति केंद्रण राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल। अब यहाँ भी क्या हो रहा है? शक्तियों का केंद्रण मतलब मंत्रिमंडल। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रिमंडल गठन तो अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है, समझ रहे हैं या नहीं? अब ऐसी स्थिति मंत्रिमंडल कहाँ सर्वेसर्वा हुआ? तो यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्रण फिर अमेरिका में कहाँ हो गया? मुख्य कार्यपालक मतलब राष्ट्रपति। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी सर्वेसर्वा कौन हो गया है? राष्ट्रपति हो गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा राजनीतिक पद है जो कि पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी देशों के राजनीतिक पदों से शक्तिशाली है। आप दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, राजनीतिक पद की जब तुलना करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है। ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये समझ में आ गया। संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्रण मुख्य कार्यपालक में हो रहा है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी मुख्य कार्यपालक में हो रहा है। मतलब राजनीतिक कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल का मुख्य प्रधानमंत्री होता है और यहाँ राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री में हो रहा है और यहाँ पर राष्ट्रपति में हो रहा है। तो ये हो गया आपका कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।